ये है हमारा इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 और ये है थर्ड लेक्चर। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने समझा है कि इंडियन इकोनॉमी में 1950 टू 1990 के बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा दिख रहा था, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया उसे बेटर करने के लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा दिख रहा था, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया उसे बेटर करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि हमारा ट्रेड कैसा था, व्यापार कैसा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा था एंड उसको बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। ये हमारा फाइनल लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ट्रेड को समझने से। ट्रेड हमें क्या बोल रहा है कि इंडिया ने कैसा स्ट्रैटेजी अपनाया, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनवर्ड लुकिंग का क्या मतलब है, शब्द तोड़ो, इनवर्ड यानी कि अंदर देख रहे हैं, लुकिंग अंदर देख रहे हैं, ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाया। यानी कि उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया, हमें स्टोरी की तरह समझना है। देखो क्या हो रहा था इंडिया की गवर्नमेंट, किस सिचुएशन में हम लोग खड़े थे कि जो हमारा इंडिया है वो क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था बाहर से। इंडिया में तो कुछ बन नहीं रहा था ज़्यादा। 1950 स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें, ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी नहीं, ज़्यादा कुछ बन नहीं रहा था, तो वो बाहर से बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, इंपोर्ट्स कर रहा था, बहुत ज़्यादा हैवी इंपोर्ट्स थे। अब जब इंपोर्ट्स हैवी है यानी कि जब आप बाहर से गुड्स मंगा रहे हो तो जो भी पर्सन, जो भी कंट्री आपको गुड्स भेज रही है वो आप पे डोमिनेंट होगी कि नहीं होगी, यानी कि वो अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी। याद करो, ब्रिटिशर्स भी तो इंडिया में इसी तरीके से आए तो वो व्यापारी बनकर ही थे ना, पर एंड ऑफ द डे हमें डोमिनेट कर करके वो हमारे रूलर्स ही बन के बैठ गए। अब इंडिया को वो चीज़ें नहीं चाहिए थी, तो इंडिया ने क्या दिमाग लगाया कि हम बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। तो इस डिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या कहा, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजीज अपनाई। यानी कि इंपोर्ट क्या करो, कम से कम करो, खुद चीज़ों को क्या करो, मैन्युफैक्चर करो। किसको स्टोरी समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट की सोच क्या रही उस टाइम कि इंपोर्ट अगर ज़्यादा बाहर से करोगे तो तुम फिर डिपेंड करोगे उन पे, और डिपेंड तो हमें किसी पे करना ही नहीं है क्योंकि हम तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, खुद का बेस बिल्ड करना है। तो खुद के ट्रेड को बेटर करने के लिए कोशिश की गई। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी हमें क्या बना रही है कि इस इंपोर्ट को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया गया। सब्स्टिट्यूट मतलब इंपोर्ट को बदला गया, इंपोर्ट को हटा के क्या किया गया, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करी जाने लगी एक कंट्री में, हमारी कंट्री में। इतनी बात हमें एक रफ स्टोरी आउटलाइन समझ आ गया। अच्छा, तो हम देखते हैं कि बेसिकली इसके 2 एलिमेंट्स क्या थे, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लागू करने के लिए। सबसे पहले तो ऐसा क्यों किया, इंपोर्ट को कम करके खुद क्यों मैन्युफैक्चर करने लगे चीज़ों को, ताकि प्रोटेक्शन हो सके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का। हमारी जो कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, अगर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होते रहते, इंपोर्ट मतलब बाहर से सामान आना हमारी कंट्री में, ठीक है, अगर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होते रहते तो बाहर के गुड्स बेटर क्वालिटी के होते, तो लोग ज़्यादातर आकर्षित होते बाहर के गुड्स, वेस्टर्न गुड्स खरीदने के लिए इन कंपैरिजन टू इंडियन गुड्स, हाँ या ना। इसीलिए हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनको लॉस फेस करना पड़ता और कहीं ना कहीं वो एक बहुत टफ कंपटीशन फेस करते। ऐसा ना हो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, खुद की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट पे बहुत हैवी टैक्सेस और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। यानी कि अगर आप एक ब्रिटिशर हो और आप अपनी गुड को इंडिया में लाके बेचना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे। इस वजह से आपकी गुड महंगी हो जाती थी और डोमेस्टिक मार्केट में फिर उसे कोई नहीं खरीदता था, लोग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की गुड खरीदते थे। किसको बात समझ में आई कि गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है इन टूल्स को किसी को बचाने के लिए, अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए। इतनी बात हमें समझ आ रही है कि क्या स्ट्रैटेजी अपना, हैवी टैक्सेस लगा दिए, हैवी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बचे और इंपोर्ट कम हो, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट बन जाए हमारी खुद की इकोनॉमी। और क्या एक मेन एलिमेंट है इसका, एलोकेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब एक और भी बात थी, इस स्टोरी का एक और पहलू भी था कि अगर गवर्नमेंट सारा कुछ इंपोर्ट करती, क्या करती,
सारा कुछ इंपोर्ट करती तो इंपोर्ट फ्री में तो नहीं होगा। इंपोर्ट के बदले में क्या पे करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब वो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि जो चीज़ें घर में बन सकती हैं उन पे पैसा खर्च ना किया जाए। जो चीज़ें घर में नहीं बन सकती उन पे तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा ना। किसको बात समझ में आ रही है? बेसिकली वो क्या बोल रहे थे कि जो हैवी मशीनरीज, हैवी टूल्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चीज़ें चाहिए जो हम लोग अभी नहीं बना सकते, वो तो हम इंपोर्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो कपड़े हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो भी मशीनरीज नई तरीके की हैं जो हम बना सकते हैं, उनको क्या करो, खुद ही बनाओ। एलोकेशन का क्या मतलब है कि आपके पास जो भी चीज़ है आप उसकी जगह डिफाइन करते हो। तो जो भी फॉरेन रिजर्व्स है गवर्नमेंट ने उसे डिफाइन करना शुरू किया कि यार ये चीज़ तो देखो बहुत ज़रूरी है, इसका तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो उसी पे फॉरेन एक्सचेंज खर्च किया जाने लगा। बाकी चीज़ें जो प्रोड्यूस हो सकती है इंडिया में उनके लिए क्या किया गया, इंडस्ट्रीज सेटअप की गई। किसको बात समझ में आ रही, हाँ या ना? इतना हम समझ पा रहे हैं कि बेसिकली हम क्या चाहते थे कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है जो कम अमाउंट में है हम उसको ढंग से यूज़ करें, अपने बजट को अच्छी तरीके से क्या करें, एलोकेट करें, यूज़ करें। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली ये दो स्ट्रैटेजीज अपनाई कि देखो, एक तो भाई मुझे अपना डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बचाना है, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा। एक उन्होंने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज को सही तरीके से एलोकेट करना शुरू किया कि जो चीज़ें घर में बन सकती हैं उसके लिए पैसा नहीं खर्च करेंगे, जो चीज़ें घर में नहीं बन सकती उन चीज़ों का ही इम्पोर्ट होगा। इतनी बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई, हाँ या ना? तो बेसिकली ट्रेड हमारा इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। दो ही पॉइंट्स हमारे पास निकल के आते हैं जिसमें आप मल्टीपल पॉइंट्स बना सकते हो कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना मुद्दा बना, ठीक है। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, हैवी टैक्सेस, हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ अप्लाई की गई, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स आते थे हमारे पास ट्रेड करने के लिए। इससे हुआ क्या, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को उससे भी, इंटरनेशनल कंपटीशन से भी बचाया जा सका। और हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में थे उसको भी हमने सही तरीके से एलोकेट करना शुरू किया। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि ट्रेड स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही थी। अब हम क्या समझने वाले हैं कि बेसिकली ये जो हम तीनों चारों चीज़ें पढ़कर आए हैं, जो हमारी इंडिया ने ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजीज अपनाई, उसमें मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स क्या थे, उसके कौन से ऐसे साइलेंट फीचर्स थे जो हर जगह हमें देखने को मिल रहे थे, और उसके बाद हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो स्टेप्स लिए गए वो अच्छे ही थे या उनकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी। इतनी बात हमें समझ में आ गई। चलो शुरू करते। साइलेंट फीचर्स क्या थे? पब्लिक सेक्टर एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। हमने समझा जब हमने इंडस्ट्रीज़ की बात की कि इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप करना बच्चों का खेल नहीं था। इंडिया में लोगों के पास अबंडेंटली इतना पैसा नहीं था कि 15, 20, 25, 100 लोग खड़े होके बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप कर देंगे। इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत बहुत थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक लीडिंग रोल प्ले किया। वो आगे आई और अपने मोडों पे उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन का भार उठाया, एक लीडिंग रोल प्ले किया। प्राइवेट सेक्टर सेकेंडरी रोल, परमिट लाइसेंस राज। क्या कहना चाहता है ये पॉइंट हमें कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसने मेन रोल प्ले नहीं किया, उसने एक सेकेंडरी रोल प्ले किया। इसकी वजह क्या थी कि गवर्नमेंट ने उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि कोई भी बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप आओगे, हमसे परमिशन लोगे। किसको बात समझ में आ रही, हाँ या ना? परमिट लाइसेंस राज की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर था उसका एक सेकेंडरी रोल ही रहा इकोनॉमी के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मेन फोकस इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो, इस पॉइंट से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली जब हम ग्रोथ के लिए ग्रोथ को एम करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने कौन सी टेक्निक अपनाई? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, कि जो भी इम्पोर्ट हो रहा है उसे सब्स्टिट्यूट किया जाए, इम्पोर्ट को घटाया जाए। अब यहाँ पे अगर दिमाग लगाओ, हम एक्सपोर्ट प्रमोशन भी कर सकते थे। अगर ये कलर दिख नहीं रहा है, एक मिनट चेंज कर लेते हैं इसे। हम एक्सपोर्ट प्रमोशन भी तो कर सकते थे।
यानी कि हमने क्या किया कि जो हमारे देश में बाहर वाले आके बेच रहे हैं हमने उसे कम करने की कोशिश की। लेकिन हम ये भी तो कर सकते थे कि हमारे देश में जो बन रहा है उसे बाहर लेके जाके बेचे। ये आइडियोलॉजी क्यों नहीं लगाई गई? इसके भी कुछ कारण है। बेसिकली इंडस्ट्रीज उतनी डेवलप्ड नहीं थी कि वो बाहर जाके कंपटीशन फेस कर सके, इंटरनेशनल बिजनेसेस, इंटरनेशनल मार्केट के साथ डील कर सके। इसीलिए बेसिकली जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा होता है जब तक वो रेडी नहीं है पढ़ लिख के तैयार होके, एक पर्टिकुलर एज तक नहीं पहुंच गया है जहाँ पे उसके पास अपना एक आइडियोलॉजी हो, वो अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हो, तब तक एक माँ बाप क्या सोचता है कि हम उसे प्रोटेक्ट करके रखें, बचा के रखें। होता है कि नहीं होता? ऐसा ही कुछ हालात था देश की इंडस्ट्रीज़ का। वो भी बहुत ही इन्फैंट स्टेज में थी एंड वो रेडी नहीं थी कि अभी उन्हें वॉर में, इंटरनेशनल बिजनेस वॉर में थ्रो कर दिया जाए। इसीलिए हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन की टेक्निक्स नहीं अपनाई। हमने क्या किया? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया, लाइसेंसेस लगा दिए बाहर वाली कंट्रीज पे, टैक्सेस इम्पोज कर दिए ताकि वो आके हमारी कंट्रीज़ को, हमारी कंट्री नहीं, हमारी बिजनेसेस को, हमारी इंडस्ट्रीज़ को हैवीली अफेक्ट ना कर सके। प्रोटेक्ट किया हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को वॉर पे जाने से पहले। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? चलो, तो हमने बेसिकली क्या किया? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक्स को उठाया। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज, ये भी एक साइलेंट फीचर है कि जो हमारी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया गया हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा के कि अगर कोई बाहर से बेचने आएगा हमारे देश में तो हम बहुत सारा पैसा लेंगे उससे, बहुत सारा टैक्स चार्ज करेंगे। फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटाज भी किए गए, डिफाइन किया गया कि कोई इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे कोटाज भी स्पेसिफाई किए गए ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स प्रोटेक्टेड रहे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप्ड टू स्ट्रेंथन इन इंफ्रा बेस, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप की गई। पब्लिक सेक्टर ने लीडिंग रोल प्ले किया कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो ताकि देश में इंफ्रा बेस बन सके, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर देश का डेवलप हो सके। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोटेड एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट किया गया क्योंकि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी वो सबकी रीच में थी। कई लोग उठ के छोटी छोटी इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते थे, तो ये हमारे देश में इक्वालिटी और एम्प्लॉयमेंट प्रमोट कर रही थी। क्योंकि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो हैवी मशीनरीज लेके आए, वो लेबर इंटेंसिव होती। तो ज़्यादा लोगों को काम मिल रहा था, ज़्यादा लोगों को पैसा मिल रहा था, तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी एक सोशल जस्टिस के तरीके से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से। तो ये भी एक इकोनॉमी में साइलेंट फीचर था। जब हम साइलेंट फीचर बोलते हैं तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी पॉलिसीज़ बनी थी, उनमें क्या चीज़ें हमें दिख रही थी, क्या चीज़ें थी जो हमें हर जगह देखने को मिल रही थी, वो उसके क्या बन जाते? साइलेंट फीचर्स के। क्या हम देखकर आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि अच्छा ये इंडियन इकोनॉमी ने ये किया, ये किया, ये किया, ऐसा किया। किस चीज़ पे बेस्ड थी? आइडियोलॉजी। इतनी बात हमें समझ आ गई, हाँ या ना? अच्छा, तो ये सब करने के अच्छे इम्पैक्ट्स तो कहीं ना कहीं हम दिमाग में बना पाए, पर क्या कुछ बुरे इम्पैक्ट्स भी थे? तो अब हम पढ़ेंगे कि ये साइलेंट फीचर्स, जो भी इंडियन इकोनॉमी का जो भी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज थी, उनमें अच्छी चीज़ें क्या थी और बुरी चीज़ें क्या थी। तो अच्छी चीज़ें क्या लिखी हुई है? इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रीब्यूशन रोज फ्रॉम 13% टू 24.6%, डबल हो गए ऑलमोस्ट। किसको बात समझ में आ रही है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, हम कह रहे थे ना अच्छे से टैप नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ उस सेक्टर में, पर अब ये डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्री का जो आउटपुट था कंट्री का वो 13 से कितना पहुंच गया? 24.6%। जो एग्रीकल्चरल आउटपुट था वो भी मल्टीपल टाइम्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो ये अच्छी चीज़ है ग्रोथ स्ट्रैटेजी की। इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है जब चीज़ें फैल जाती है, ग्रो करती है, डिफरेंट कलर्स दिखाती है। यानी कि अगर हम कहें कि इंडिया में सिर्फ एक ही चीज़ हो रही तो वो डाइवर्सिफाइड नहीं हो। लेकिन अगर हम कहें स्टील की भी इंडस्ट्री है, पेपर की भी इंडस्ट्री है, शुगर केन की भी इंडस्ट्री है, क्लोथ्स की भी इंडस्ट्री है, इंडिया की इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई हो।
अर्लियर अगर आप देखें तो इंडिया में ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स यानी कि कॉटन से कपड़ा बनाने वाली जो मिल्स हैं वही देखने को ज़्यादा मिलती थी, वही फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ज़्यादा देखती थी। लेकिन अब हमारे देश में हर टाइप की इंडस्ट्री देखने को मिल रही थी, तो ये भी एक अच्छी बात थी ग्रोथ स्ट्रैटेजी की। SSI प्रमोटेड इक्वालिटी, ये हम बात करके यहाँ है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट लेकर आए उसे प्रमोट किया गया, उसकी वजह से देश में ओवरऑल इक्वालिटी एम्प्लॉयमेंट ग्रो की। तो ये तो थी सब अच्छी अच्छी बातें। अब बुरा क्या हुआ? अंडरमाइंड प्राइवेट सेक्टर एज अ एजेंट ऑफ ग्रोथ। हमने पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर को एक लीडिंग रोल मिला था, हाँ या ना? यानी पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा था? लाइसेंस लगा देता था प्राइवेट सेक्टर पे और 50 तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा देता था एंड खुद ही लीडर बना हुआ था। इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो प्राइवेट सेक्टर था ना, हम उसे पूरी अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाए। जितना प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ लेके आ सकता था इकोनॉमी में, हम प्राइवेट सेक्टर को उतना यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि पब्लिक सेक्टर ने क्या किया? वही बाप बन के बैठ गया, वही लीडिंग रोल प्ले करने लगा हर चीज़ में। एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर लेड टू डेड सोशल वेट। अब ये डेड सोशल वेट नया शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? कहना क्या चाह रहे हैं कि जब आप किसी सेंट्रल बॉडी के हाथ में कंट्रोल दे रहे हो, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है पब्लिक सेक्टर पे, तो सोसाइटी में एक डेड सोशल वेट क्रिएट हो जाएगा, जिसका मतलब है करप्शन बढ़ेगा, डीले बढ़ेगा चीज़ों में, चीज़ें खराब होंगी, फुल एफिशिएंसी में काम नहीं हो पाएगा। किसको बात समझ में आ रही है? तो हम देखते ही है ना, जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती है, गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है, वहाँ पे उतना एफिशिएंटली उतना अच्छा काम नहीं होता है जितना प्राइवेट सेक्टर होता है। हॉस्पिटल्स ले लीजिए, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल देखते हैं एंड हम कंपैरेटिवली प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखते हैं, तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर। रीज़न क्या है कि पब्लिक सेक्टर क्या करता है? डेड सोशल वेट क्रिएट करता है। वो करप्शन एटसेट्रा इन क्वालिटीज़ की वजह से जो हमें प्राइवेट सेक्टर में देखने नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कहीं ना कहीं फिक्सिटी आती है। गवर्नमेंट आपको अश्योरेंस प्रोवाइड कर रही होती है, गवर्नमेंट कहती है हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, हम सेवा के लिए काम कर रहे। हाँ, प्राइवेट सेक्टर थोड़ी कहता है, प्राइवेट सेक्टर कहता है हम तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे। तो जब आपकी जेब से गवर्नमेंट कुछ नहीं लेगी एंड फिर सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो वो सर्विस भी ऐसी वैसी होगी, करप्शन आ जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं हम क्यों काम करें। लेकिन वही अगर प्राइवेट सेक्टर जो आपकी जेब से 1000 रुपये ले रहा है, वो कहेगा कि हाँ 1000 रुपये लिए तो आप कहोगे सर्विस भी मुझे बेस्ट से बेस्ट चाहिए, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के केस में एक डेड सोशल वेट क्रिएट नहीं होता, लेकिन पब्लिक सेक्टर की वजह से एक डेड सोशल वेट क्रिएट हो जाता है। ये भी हम क्या कह सकते हैं, एक बैड इफेक्ट है, बैड इम्पैक्ट है हमारी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजीज में हमें दिखता है। परमिट लाइसेंस राज वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय बिग प्लेयर्स। परमिटेड लाइसेंस राज क्या था? जब गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो मुझसे लाइसेंस लो, हाँ या ना? तो इसको क्या कर रहे थे, जो बिग प्लेयर्स थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक मिंटू है, एक चिंटू है। अब मिंटू के पापा क्या है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो उनकी बहुत लोगों से जान पहचान एंड ऑल है। तो अगर मिंटू को काम करना है, लाइसेंस की ज़रूरत है, तो उसके पापा उसको बातचीत करके सिफारिश डलवा के मिनट में लाइसेंस डलवा देते हैं। लेकिन वही काम अगर दूसरे इंसान को करना है, लाइसेंस लेना है, तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मार्केट के कंपटीशन को बिग प्लेयर्स क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर देते थे। छोटे प्लेयर्स को मार्केट में एंटर ही नहीं करने दिया जाता था सिफारिश की वजह से। किसको बात समझ में आ रही है कि एंड ऑफ द डे अगर एक सिस्टम बनेगा तो सिस्टम में कमी खामी तो होगी ही। तो लाइसेंस राज का जो आइडिया था, आइडिया अच्छा था, लेकिन जो पावरफुल लोग थे, बिग प्लेयर्स थे मार्केट के, उनको लाइसेंस आसानी से मिल जाता था। लेकिन कोई नया पर्सन अगर मार्केट में ऐड होना चाहता है, अपना आइडिया देना चाहता है, उसमें काम करना चाहता है, तो उसको लाइसेंस लेना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता था, हम कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। ये भी क्या था, एक बुरी बात थी, हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज में कमी थी। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन फेल्ड एज एन आइडियल पॉलिसी। अब ये बात का क्या मतलब है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक आइडियल पॉलिसी नहीं बन पाई। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 1990 में हमारे फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे।
याद करो, हम अभी ट्रेड पढ़कर आए हैं, ट्रेड में हमने क्या समझा था कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन से वो दो चीज़ें करना चाहते थे, एक तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाना चाहते थे और एक क्या करना चाहते थे, फॉरेन रिजर्व्स को अच्छी तरह यूज़ करना चाहते थे। लेकिन फॉरेन रिजर्व्स 1990 में बिल्कुल ग्राउंड लेवल टच कर चुके थे। हमारे पास इतना कम फॉरेन रिजर्व था, यानी कि हमें चीज़ों को खरीदने के लिए लोन लेना पड़ा वर्ल्ड बैंक से, एंड वो लोन देने के लिए हमें अपना गोल्ड, अपना सोना उन्हें प्लेज करना पड़ा। किसको बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक में लोन देने जा रही हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ कि आप मेरा सोना रख लो एंड आप इसके बदले में मुझे पैसा दे दो, गिरवी रखना जिसे हम बोल देते, वो काम करना पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को 1990 में वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए। यानी कि जिस वजह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लाया गया था, प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को और फॉरेन रिजर्व्स को बचाने के लिए, एक तरीके से ढंग से यूज करने के लिए, उस आइडिया को ये फुलफिल नहीं कर पाया। इसीलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कि एक फेलियर था, ये एक आइडल पॉलिसी नहीं बन पाया था। किसको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो बेसिकली ये हमारे सारे पॉइंट्स थे, यही हमारा चैप्टर है कुल मिला के। एक चीज़ हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी हम हमेशा एक स्टोरी की तरह समझते हैं, पर एग्जाम्स में वो कई बार हमसे कुछ डेट्स, कुछ एक्सटर्नल फैक्ट्स, वो चीज़ें भी पूछते हैं। तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप बुक रीडिंग ज़रूर करें, और हम ये भी कर सकते हैं कि वंस हम एक बार ये चैप्टर्स कर लेते हैं, एक दिन लाइव लेक्चर वगैरह कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करके हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या फिर जो MCQs बेसिकली इंडियन इकोनॉमी में पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, पर पढ़ते रहिए, इंडियन इकोनॉमी को रीड करते रहिए, इससे भागिए मत। आई नो ये हिस्ट्री है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, पर अगर इसे स्टोरी की तरह देखोगे तो कभी बोर नहीं होगी। मिलेंगे जल्दी और लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।